हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो सेकंड सब्जेक्ट जो कि पॉलिटी है, सिविक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे जीके के अंतर्गत। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जीके किसी भी एग्जाम को लेकर के ये जीके और जीके के अंतर्गत जो पॉलिटी है, संविधान है, हमारा सिविक्स है, ये नया है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जीके के अंतर्गत भी और एग्जाम के पोर्शन को लेकर भी। ठीक है, तो चलते हैं सीधा अपनी पीपीटी पर। 6th क्लास फर्स्ट चैप्टर आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट। सीधा पीपीटी पर चलते हैं, कोई देरी न करते हुए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आज से मेरी सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप देख भी रहे हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं आपके, ये सभी हैं। विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, ये चीज फर्स्ट चैप्टर है आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 6th क्लास का हो जाता है। मैं एक मिनट पेन ले लूं, ठीक है, जिससे दिखे। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप क्या सीखेंगे आज मेरी क्लास में, क्या सीखेंगे, ये बहुत जानकारी होनी चाहिए। हर क्लास के पहले मैंने ये चीज दे रखी है कि आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट विल यू लर्न। विविधता, डाइवर्सिटी क्या है विविधता के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल केसेस ऑफ डाइवर्सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी को एनालिसिस करता चलूंगा, आपको बड़े तरीके से समझाता चलूंगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे और जीके के पोर्शन को लेकर को आपके भय और डर और जो भूत होता है वो खत्म कर दूंगा। तो पढ़ते हैं पहला टॉपिक आपका, विविधता, डाइवर्सिटी। लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहा जाता है। ठीक है, और एक आदमी को किसी एक धर्म को मानना तथा दूसरे आदमी को किसी अन्य धर्म को मानना, ठीक है, ये चीजें ही हमारी क्या है, डाइवर्सिटी है। जो हमारे खान पान है, हमारे जो त्योहार, अलग अलग धर्मों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, हमारी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की विविधता, हमारे देश की डाइवर्सिटी है। तो ये चीजें, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। हमारे देश की भाषा, हमारे देश के निम्न क्षेत्रों में एक भाषा कुछ और है, ये सभी चीजें मैंने लिख रखी है। नीचे पढ़ते हैं सीधा। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता भी होगा। एक ही भाषा बोलने वाले लोग में से अलग अलग लोग के उच्चारण अलग किस्म के होते हैं। जैसे आप हरियाणवी हो तो हरियाणवी बोलोगे, हरियाणा के हो। उत्तर प्रदेश को ब्रिज भाषा देखने को मिलेगी, अवध भाषा बोलने देखो। ये क्षेत्र वाइज बटे पड़े हैं जिनकी बोली आप भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, विविधता के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता से जीवन में कई लाभ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृत के विभिन्न पहलुओं, प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता। एक ही तरह का आप प्रॉपर आमतौर पर देखते होगे कि एक चीज को रोज डेली मर्रा जिंदगी में देखो तो आप उससे पक जाते हो। वही चीज ये कहना, इसीलिए तो विविधता है। आप कहीं किसी क्षेत्र में अलग में, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का हाव भाव या खान पान जो देखते हो, तो उसी चीज को आप खुश हो जाते हो, एक खुशी मिलती है उन चीजों को। हाँ भाई, यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें। यही तो विविधता है हमारे देश की। ठीक है, यही तो हमें बांध कर रखनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए चीजें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता के कारण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो मुख्य कारण है जो कि ऐतिहासिक है और भौगोलिक है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जामिनर पूछ लेगा विविधता के कौन कौन से कारण है। विविधता पर भूगोल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन डाइवर्सिटी। इंपोर्टेंट है, भूगोल हमारे जीवन के कई पहलुओं में प्रभावित करता है। भूगोल से यह तय होता है कि हमारी शकल कैसी है, हमारी शकल कैसी, भौगोलिक रूप से बता रहा हूं। हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, और भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और मिलती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने दे रखा है, जम्मू कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण एक ठंडी जगह है, पता है आपको, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं। ठंडी जलवायु के कारण लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। आप किसी भी कभी भी या गर्मियों के मौसम में जब जाते हो तो आप गर्म कपड़े लेकर जाओगे। जम्मू कश्मीर में हिमालय जाना हो या कोई भी टूरिस्ट जो होता है मोस्टली जब जाता है घूमने के लिए हिमालय की तरफ या हिमाचल में या उत्तराखंड में, इन पहाड़ियों में जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है, लद्दाख जाता है, लद्दाख में, ये सभी इन क्षेत्रों में घूमने के लिए जब जाएगा तो वो एक गर्म कपड़े के रूप में अपने बैग में पैक करके ले जाएगा। ठीक है, वही चीज ये कहना चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक है
अब आते हैं दक्षिण भारत। अभी आपने जम्मू और कश्मीर का जायजा लिया और अब पढ़ते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की जलवायु गर्म और नम होती है। कैसी? गर्म और नम। क्यों होती है? क्योंकि समुद्र वहां पर किनारे स्थित है उसके, इसलिए दक्षिण भारत के लोग अक्सर गहरे रंग के और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहाँ के लोग अक्सर वैस्ती जो कि लुंगी होती है वो पहनते हैं। यहाँ के लोग चावल खाते हैं और उनके अधिकतर व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल अधिक मात्रा में केरल, तमिलनाडु, इधर की तरफ गोवा, ये सब इन्हीं में नारियल के पेड़ या नारियल की खेती होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि कहाँ क्या चीज पाई जाती है, ये एग्जामिनर पूछता है यहीं से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में गर्म और नम जलवायु होती है। ये भी किसके पास है? जल समुद्र के पास, बंगाल की खाड़ी के पास। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल सी बात है, इसकी भी वही मौसम जलवायु रहेगा। ठीक है, इसलिए पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा भूरी या गहरी होती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खान पान पूछ लेगा आपसे, वहाँ की जलवायु पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हर चीज, हर टॉपिक क्लियर होता चल रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, विविधता पर इतिहास का प्रभाव। प्रभाव क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑन डाइवर्सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इतिहास का क्या प्रभाव पड़ा हमारी डाइवर्सिटी पर, ये चीज पूछना, ये चीज कह रहा है। ठीक है, विविधता पर इतिहास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारे जीवन में, हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजें अलग अलग देशों से आई हैं। जैसे आज आप लोग नूडल बहुत चाव से खाते हैं ना, खाते हैं नूडल, चीन से आया है ये चीज। ये चीज जो आई है नूडल, ये कहाँ से आई है? चीन से। लेकिन नूडल के लोकप्रिय होने से सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ सेवइयाँ खाई जाती थी। सेवइयाँ आप गूगल सर्च कर लेना, जिस बच्चे को नहीं पता सेवइयाँ क्या चीज है, आप गूगल सर्च मारो, तुरंत झटके से पता लग जाएगी क्या क्या है। ये भी नूडल का ही एक रूप होते हैं। आलू, टमाटर, लाल मिर्च और कई अन्य सब्जियां अलग आदिकाल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते आए हैं। अधिकतर लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, लेकिन कुछ लोग तीर्थ करने के लिए भी यात्रा करते थे। ठीक है, घूमने के लिए या तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्री होते थे वो अपना तीर्थ करने के लिए आते थे। ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान, अपनी पोशाक, संस्कृति और धर्म को ले जाते थे। जैसे थोड़ा मोटा मोटा से बताऊं, चीन से दो कवि आए थे, दो राइटर आए थे, फाइयान और हैंसोंग, ये जो आए थे उस समय। तो ये कवि के रूप में यात्रा करने के आए थे, हमारे देश में घूम कर गए थे। ठीक है, इन्होंने हमारे भारत की संस्कृति को जाना, अपनी पुस्तकों में लिखा रखा है। आते आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें मैं हिस्ट्री के अंतर्गत इन चीज़ों को मैं एनालिसिस करूंगा, डीपली तरीके से बताऊंगा कौन थे, क्या थे, कैसी यात्राएं की, इनकी कैसी यात्राएं रही। ठीक है, इन सभी को तो वो अपने साथ अपना वहाँ का खान पान लाए, अपनी पोशाक, अपना पहनावा उन्होंने लोगों को दिखाया और हमारे यहाँ की संस्कृति को जाना। ये चीज कहने का मतलब है। स्थानीय लोग, अब क्या है नीचे, स्थानीय लोग इनमें से कुछ बातों का समावेश अपने जीवन में कर लेते, जो उनसे उनको अच्छी बातें लगती उनकी, वो अपने जीवन में समावेश समा लेते थे। उनकी मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में चलते थे उन चीज़ों को लेकर के। इस तरह से लोग नए तरह के भोजन और पोशाक का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, कई लोगों ने नए धर्मों को भी अपना लिया। ठीक है, लद्दाख और केरल के इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उदाहरण मैं अपने आपको बताऊंगा अगले नेक्स्ट स्लाइड। आपका ये रहा लद्दाख, इंग्लिश में भी लद्दाख है, कभी और कुछ समझो। ठीक है मेरे भाई, जिनका मैंने नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में तो वो उसका मतलब वो ही है इंग्लिश में ट्रांसलेट। ठीक है, नेक्स्ट, लद्दाख ठंडा ठंडा मरुस्थल है, ठंडा इलाका है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और लद्दाख से क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, अब पहले एक राज्य के हिस्सा था, अब ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है जो कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर साल के अधिकांश दिनों में बर्फ छाई रहती है। मतलब कुल मिला के ये पूरे साल वर्षा ही यहाँ पर बर्फ पड़ती है और ठंडा इलाका रहता है। इसलिए यहाँ पर नामात्र की खेती होती है। लोगों का मुख्य पेशा है यहाँ पर भेड़, बकरियां, याक पालना। बस यही है, खेती तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ती है, बर्फीला इलाका है, ठंडा इलाका है, इसलिए। प्राचीन काल से ही लद्दाख महत्वपूर्ण व्यापार का मार्ग रहा है। ये इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जामिनर कि प्राचीन काल से या अभी हुआ है, ये सारी चीजें। इसलिए दुनिया के अलग अलग कोनों से यात्री यहाँ आते रहे हैं। इन लोगों का लद्दाख के लोगों से संपर्क हुआ और इसलिए इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म सैकड़ों साल पहले आ गया थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सैकड़ों साल पहले किस कारणवश इस्लाम धर्म यहाँ पर पनपा या आया। ठीक है, पूछ लेगा। तो एक व्यापार के कार्य तो आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, केरल इंपोर्टेंट है। जैसे कि अभी तक मैंने पढ़ा ऊपर का हिस्सा, मतलब उत्तर की तरफ, भारत के उत्तरी इलाका, जो कि एक लद्दाख का हिस्सा पड़ा है। अब हम पढ़ेंगे केरल, जो नीचे दक्षिण में,
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों चीजों को जायरा रखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यही तो हमें सिखाता है जो विविधता का इतिहास का प्रभाव कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब केरल पढ़ते हैं हम, केरल के लोग कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। भारत के दक्षिणी शोर में केरल स्थित है और प्राचीन काल से ही केरल व्यापार का प्रमुख केंद्र। ये दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो व्यापार प्राचीन काल से रहे मुख्य केंद्र रहा है। व्यापारी यहाँ पर मसाले के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, का व्यापार करने आते थे। इन्हीं व्यापारियों के कारण केरल में लगभग 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म आया था। ईसाई धर्म पूछ लेगा कब आया था, बहुत पहले, 2000 वर्ष। भाई छोटे नहीं हो, छोटा मोटा कम नहीं, 2000 वर्ष पहले। इसी प्रकार अरब के व्यापारियों के कारण यहाँ इस्लाम धर्म आया, इसी मसाले के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि केरल में क्या उपज होती थी, खेती क्या होती थी आपकी, मसाले की। नेक्स्ट, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था। पुर्तगाल कहाँ पर है आपका, यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का देश है, ठीक है, जिसको नाम थे वास्को डी गामा। इसका तो तरीके से खंडन करूंगा मैं, ठीक है, जब ये आया था और उसका जहाज केरल में आया था, किसका, वास्को डी गामा जी का। उसके बाद भारत में यूरोपीय संस्कृति आई और केरल में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। आपसे पूछ लेगा कि केरल में कौन कौन से लोग रहते हैं आज के समय में, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को याद कर लेना। आशा करता हूँ सभी चीजें एनालाइज जो मैं कर रहा हूँ पॉइंट वाइज क्लियर करता चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केरल के तटीय इलाकों में जो मछली का जाल इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा सा हटके मैंने पॉइंट डाला हुआ है, वह चीन के जाल जैसा दिखता है। किसके, चीन के। इसे केरल से चीन वाला कहते हैं। केरल में जब जाओगे तो इसी जाल को क्या कहा जाता है, चीन वाला। तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बर्तन का नाम है चीनी चट्टा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीनी चट्टा और चीन वाला क्या है पूछ लेगा। इन चीजों से पता चलता है कि केरल और चीन के बहुत ही मतलब बीच बहुत ही पुराना व्यापार रहा है या संपर्क रहा है। बहुत ही पुराना व्यापार होता था इन चीजों को, इन दोनों केरल का और चीन का। इसीलिए इन चीजों से पता चलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीन वाला क्या है, चीनी चट्टा क्या है। ठीक है, ये नीचे आप देख रहे होगे, ये नाव नाव में बैठे हुए एक प्रतियोगिता है। ये एक त्योहार है, बहुत ही पर्व त्योहार है जिसको कहा जाता है ओणम। ठीक है, तो पूछ लेगा एग्जामिनर के ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, वो आपके केरल में। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, भारत में विविधता मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये थोड़ा सा और मैंने टॉपिक हट के मतलब कि उसी से रिलेटेड डाला है, थोड़ा सा पॉइंट कर दिया है मैंने ताकि बच्चे को और थोड़ा समझ में आ जाए। भारत में विविधताओं से भरा देश है। भारत क्या है, एक विविधताओं से भरा देश है। भारत में लगभग हर मुख्य धर्म को मानने वाला लोग रहते हैं, आपको खूब अच्छे तरीके से पता है। अलग अलग, जैसे कि मैंने केरल में बता दिए, 5 एक धर्म तो उसमें ही रहते हैं। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग कई मायनों में एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे रीति रिवाज उनके, त्योहार उनके, मान्यताएं, खान पान, पारंपरिक परिधान। इतनी अधिक विविधता के कारण हमारा देश संस्कृत भिन्नताओं का धनी देश है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इन सभी को एकजुट करना। इन्हीं चीजों का तो फायदा उठाया था अंग्रेजों ने, है, इन्हीं जात पात का, इन्हीं धर्मों का एक दूसरे लोग उकसाए थे। उन अंग्रेजों का ना इतने तरीके से इतिहास के अंदर मैं ऐसा खंडन करूंगा कि आपको वो चीजें पता नहीं है जो छिपाई गई है। मतलब वहीं से क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है, मोस्टली ये है इन इन अंग्रेजों से। तो विविधता नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसको उसी में करेंगे। अभी पॉलिटी चल रही है, सिविक्स चल रही है आपकी। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अनेकता में एकता की बात की। किसने कही, पूछ लेगा एग्जामिनर कि अनेकता में एकता की बात कहने वाले कौन थे, नेहरू जी। और उन्होंने इस्तेमाल किया, नेहरू ने इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया था, क्यों, विविधता ही हमारे देश की शक्ति साबित हुई थी। जब अंग्रेज यहाँ आए थे, मैंने जैसे बताया, तो उन्हें लगता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण डाइवर्सिटी देश में देश पर शासन करना बिल्कुल आसान है, और आसान हुआ। उन्होंने फूट डाला और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन भारत के अधिकांश लोगों ने अपने धार्मिक सांस्कृतिक मतभेदों को भुलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, उनसे लड़ाई की। 200 साल ये राज कर गए थे, इन्हीं कारण, इन्हीं फूट डालो और राज करो की नीति में। ठीक है, सोने की चिड़िया को इन्होंने एक खंडर बना दिया आज के समय में। उस टाइम मतलब उनसे आज के समय में तो ठीक ठाक है, लेकिन 1947 से खा चुके थे। देश में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था इन्होंने जो एकदम देश उठ सके, जैसे आजादी के बाद एकदम देश को उठना होता है, ठीक है, डेवलप हो सके। वो चीजें आज तक हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। इन्होंने ऐसा खंडर कर दिया था देश को।
तो अनेकता में एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राजू को यहाँ से उखाड़ने में सफल हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आई थिंक्स इसके क्वेश्चन में थिंक, हाँ मेरी खत्म हो गई। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका सिविक्स पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त होता है, और अब हम क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हर क्लास के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो कि आपके क्वेश्चन क्लास के साथ क्वेश्चन में ही रिवीजन दोबारा से हो जाए। फिर आपको जब शाम को रिवीजन करो, पीडीएफ के साथ रिवीजन करो, और आप कभी भी क्वेश्चन में मार ही नहीं खाओगे जब इस तरीके से चलोगे। इस मेरे इस कंटेंट वाइज, इस जो मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, कि बच्चे को क्लास में ही पहले क्लास की जाए और फिर आपको क्वेश्चन कराया जाए, और शाम को जब बैठे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देता चला जाए। ठीक है मेरे भाई, जब पीडीएफ आप लगाओ, ठीक है। भारत के लोगों में भिन्नता पाई जाती है, किस चीज को लेकर? मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने जैसे जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर हर क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के लोगों में भिन्नता पाई जाती है रंग रूप में, खान पान में, या वेशभूषा में, उपरोक्त सभी। तो इसका इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता भी दिया है कि सभी चीजों का, भारत एक संस्कृति विभिन्नताओं या विविधताओं का भरा देश है, एक धनी देश है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या है? जाति व्यवस्था, रंग रूप, व्यवसाय या रहन सहन। सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या होता है? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है जाति व्यवस्था, यही है। इसी का रूप सामाजिक बंटवारे में पड़े हैं, ठीक है, ये शुरू से ही है और इनका भी मैं बताऊंगा। प्रश्न नंबर 3 है, हमारी मातृभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, उर्दू है, मलयालम है, हिंदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी। अब आपको बतानी है कि मलयालम किस स्टेट में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस किस धर्म के लोगों का त्योहार है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। क्रिसमस जो है हमारा किस कौन से धर्म में मिलता है? क्रिसमस, क्रिसमस तो ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रिसमस आपका ईसाई धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th है, लद्दाख क्षेत्र का धरातल भरा रहता है किससे? हरियाली से, बर्फ से, रेत से, दलदल से। सिंपल है, बर्फ से। लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा भारत, छोटा तिब्बत, छोटा कश्मीर, या छोटा स्वर्ग? बता सकता है कोई? तो इसका आंसर हो जाता है छोटा तिब्बत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी चीजें पूछी गई हैं। इनमें से कम 4 क्वेश्चन ऐसे आए जो लास्ट ईयर देखने को मिले, फिर मैंने टॉपिक में से क्वेश्चन निकाले ताकि बच्चा यहाँ से भी यहाँ से पूछेगा एग्जामिनर तो यहाँ से बच्चा पकड़ पाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म चीन पहुंचा? कौन सा पहुंचा था? हिंदू पहुंचा था, बौद्ध था पहुंचा था, फारसी पहुंचा था, या ईसाई पहुंचा था? कौन सा पहुंचा था इनमें से? चलो बताओ इन कमेंट, आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा धर्म लद्दाख के रास्ते चीन से पहुंचा था। बता सकते हो? बता देना इन कमेंट आप। सिंपल है, अगर जिस बच्चे ने क्लास ली होगी वो भी बता देगा क्लास होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, केसर सागा जो लद्दाख में काफी प्रचलित है वो क्या है? ये तिब्बत का एक ग्रंथ है, मैंने थोड़ा अलग से किया है लेकिन याद कर लेना कि केसर सागा क्या चीज है। केसर सागा एक तिब्बत का एक ग्रंथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 9, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? केरल, मैंने शुरू में जब मैंने टॉपिक कराया था केरल उदाहरण के रूप में आपको बताया, वहाँ के त्योहार बताए, वहाँ का रहन सहन बताया, वहाँ की खेती बताई, मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो आप बता सकते हो खूब अच्छे तरीके से कि केरल कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, या उत्तरी पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, या उत्तरी पूर्व में? तो आपका केरल दक्षिण पश्चिम में स्थित है। केरल किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, मक्का, गन्ना, मसाले। तो आपके ये तो सिंपल आंसर है, मसालों के लिए आपके इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? बता सकते? मैंने बताया है वास्को डी गामा के बारे में भी मैंने बताया। सिंपल से आंसर है आपका पुर्तगाल, जो कि एक यूरोप का देश है। ठीक है, इटली यूरोप का, स्पेन भी, ये सारे ही यूरोप के देश आपके दिए हुए हैं। तो ये मेरी जो क्लास है आई थिंक सो, हाँ इसी के साथ मेरी ये क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ जिस एनर्जी से मैंने क्लास स्टार्ट की थी उसी एनर्जी के साथ मैंने एंड भी किया है, और हर क्वेश्चन को एनालिसिस भी किया है ताकि बच्चा मार न खाए। जीके के पोर्शन को लेकर के जो भूत है, जो डर है, फिर से कह रहा हूँ, जो आउट ऑफ सिलेबस बताते हैं बच्चे, वो मेरी इस बैच को लेगा। 3 से 4 महीने जो पढ़ेगा बच्चा वो सक्सेस है। वो हर क्वेश्चन, हर पेपर की कमर को तोड़ेगा, धुआं धुआं कर कर आएगा। और मेरे पेपर में मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो ये मेरे कोर्स है, इसमें यही तो है
कि फ्री है सब कुछ, सब कुछ फ्री है, और फ्री होने के बाद भी अगर बच्चा ये मेरे कोर्स को नहीं लेता तो फिर बहुत ही बेकार बात है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैला दो। कोई भी, चाहे वो आर्मी का भी बंदा हो ना, चाहे वो आर्मी, एसएससी, जीडी या कोई भी बच्चा, रेलवे से लेकर सभी में मेरी जी की काम आएगी भाई, 101%। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और शेयर सबसे ज़्यादा कर दो, कमेंट में बताना जो मैंने पूछा है सभी को। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम।